नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्कृष्ट संस्कृत में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए वीडियो में कक्षा 6वीं की NCERT की पुस्तक संस्कृत की दीपकम पुस्तक से प्रथम पाठ जिसका नाम है वयम वर्णमाला पाठामः, यानी हम वर्णमाला पढ़ेंगे। देख लेते हैं। वर्णाः द्विविधाः भवन्ति स्वराः व्यंजनानि च, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवन्ति, यानी स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें किसी सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि व्यंजनों में क्या होता है कि व्यंजनों में स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों के बिना व्यंजन को बोला नहीं जा सकता। स्वराः द्विविधाः सन्ति, यानी स्वर दो प्रकार के होते हैं, समानाक्षराणि संध्याक्षराणि च। समान अक्षर वाले स्वर और संधि अक्षर यानी जुड़कर बनने वाले स्वर, दो प्रकार के स्वर होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से स्वर हैं। समानाक्षराणि, समानाक्षराणि देख लेते हैं। दो प्रकार का होता है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, री, ली 5 स्वर होते हैं, आ, ई, उ, री और ली। जिसका दीर्घ होता है आ, ई, उ और री का कोई दीर्घ नहीं होता है। चलिए उसे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं संध्याक्षराणि। संध्याक्षराणि का अर्थ होता है जुड़कर बनने वाला स्वर। देख लेते हैं ए, ऐ, ओ और औ। ये ए, ऐ, ओ और औ जो है वो संध्याक्षराणि यानी जुड़कर बनने वाला स्वर है। अब देखते हैं कहाँ से जुड़कर बनता है ये स्वर। तो देखिए, द्वयोः 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 निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा ये नवीना स्वरवर्णाः जायन्ते ते संध्याक्षरा स्वराः भवन्ति, यानी दो निश्चित स्वरों के मेल से जुड़कर बनने वाला नया स्वर वर्ण संधि अक्षर वर्ण होता है। यहाँ पर देखिए, आ और ई जुड़कर बन जाता है ए, आ और ए जुड़कर बन जाता है ऐ, आ और उ जुड़कर बन जाता है ओ, आ और ओ बनकर बन जाता है औ। लृ वर्णस्य दीर्घा न सन्ति, यानी लृ वर्ण का कोई दीर्घ नहीं होता है, जब जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। और संध्याक्षराणाम ह्रस्वा न सन्ति, संध्याक्षर का वर्ण का ह्रस्व यानी लघु वर्ण नहीं होता है, लघु स्वर नहीं होता है इसका। अब देख लेते हैं अनुनासिक स्वराः। अनुनासिक स्वर क्या होता है? मुखेन सह नासिकाया अपि उच्चारिता स्वराः अनुनासिक स्वराः, यानी मुख के साथ नासिका यानी नाक के का भी उच्चारण, नाक के माध्यम से भी उच्चारण होता है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से अनुनासिक स्वर हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ। इसे ऐसे ही बोला जाता है, ना कि आ इस प्रकार नहीं, आ इस प्रकार बोला जाता है अनुनासिक स्वरों को। अब देखेंगे व्यंजन, व्यंजनानि। व्यंजनानि यानी व्यंजन। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति, यानी व्यंजनों के लिए उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम उच्चारणार्थ सर्वत्र आस्वरस्य योजनम भवति। वर्णमाला में व्यंजनों का उच्चारण के लिए सर्वत्र आ का प्रयोग होता है, जबकि कभी कभार
ई या फिर ऐसे आओ तक कोई भी स्वरों का प्रयोग होता है। अधिकांशतः जब केवल और केवल व्यंजनों को पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर का लिखा है, इसके लिए आ का प्रयोग होता है, का बोलते हैं। यहाँ पर ये आधा का है तो इसे पूरा का करके बोलते हैं। आधा का बोला ही नहीं जा सकता, बिना स्वर की सहायता से बोल ही नहीं सकते हैं कोई भी व्यंजन। तो देख लेते हैं यहाँ पर कैसे बनता है। ये आधा का है, का धन आ बराबर का। अब ये आधा का को आ जोड़ते हैं तभी उसे हम बोल सकते हैं का। खा धन आ बराबर खा, गा धन आ बराबर गा, घा धन आ बराबर घा। तो यहाँ पर देखिए हलंत हर जगह लगा है, का खा गा घा में हलंत लगा है। ये केवल व्यंजन है। ये जो संस्कृत में लिखा है ये यही कहना चाहता है कि अत्र व्यंजनम केवलम, यानी यहाँ केवल व्यंजन है। अत्र आस्वरः केवलम उच्चारणम अर्थम योजितः अस्ति, यानी यहाँ अब नीचे जो लिखा है जो व्यंजन, वो आपके व्यंजनों को केवल आ के माध्यम से बोलने के लिए बोल रहा है कि इस प्रकार इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ई अथवा ई की इस प्रकार की मात्रा नहीं लगा है। वर्ग्याः वर्णाः अथवा इसे कह सकते हैं स्पर्शाः वर्णाः। यहाँ पर वर्ग्याः वर्णाः अथवा स्पर्शाः वर्णाः। तो इसे हम आपको बता देते हैं कि वर्ग्याः वर्णाः क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 वर्ग होते हैं, इसलिए इसे वर्ग्याः वर्णाः कहते हैं। अब वर्ग्याः वर्णाः वर्ग कौन इन वर्गों का क्या क्या नाम है? तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और स्पर्शाः वर्णाः क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उच्चारण स्थान के आधार पर इसका नाम पड़ा है स्पर्शाः वर्णाः। अब आपको ये चीज़ आगे नीचे देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं, ये इसे पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। कवर्गः यानी क वर्ग में आने वाले व्यंजन, आप देख लीजिए क वर्ग में आने वाले व्यंजन का, खा, गा, घा, अंगा। च वर्ग में आने वाले व्यंजन चा, छा, जा, झा, इया। ट वर्ग में आने वाले व्यंजन टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में आने वाले व्यंजन ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में आने वाले व्यंजन पा, फा, बा, भा, मा। तो ये व्यंजनों को जो है तो आप इसे तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। व्यंजन वर्णाः स्वकीय उच्चारण स्थान अनुसरेण पंचसु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति, यानी इन वर्गों का विभाजन जो है ये 5 वर्गों में इनके उच्चारण स्थान के अनुसार बोल रहा है। इस उच्चारण स्थानानुसारेण पंचवर्गेषु विभक्ताः भवन्ति, यानी उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी आगे आपको हम पढ़ाएंगे। तो आप यहाँ अब आगे देखिए अंतस्थ वर्णाः। अब अंतस्थ वर्ण के बारे में जान लेते हैं। अंतस्थाः वर्णाः बहुत्र स्वरवर्णानां स्थाने जायन्ते, यानी इसका प्रयोग वैसे तो ये व्यंजन है पर इसका प्रयोग कहीं कहीं स्वरों के स्थान पर भी होता है, क्योंकि 2 स्वरों से कुछ 2 स्वर ऐसे होते हैं जिनके मेल से ये व्यंजन बन जाता है अंतस्थ वर्ण, या, रा, ला और वा। हाँ, आप अभी तक हिंदी में जो पढ़ते थे तो अभी मैं आपको नया कुछ बता देता हूँ कि इसमें संस्कृत में क्या आपको नया देखने को मिल रहा है। कि जब आपको हिंदी पढ़ रहे थे तो पहले पढ़ते थे या
रा ला वा, पर अभी उसी प्रकार आपको या रा ला और वा देखने को मिल रहा है, पर अभी आप आगे जाकर इसे इस क्रम में पढ़ेंगे या वा और रा और ला। तो अभी तो इसी प्रकार ये, क्योंकि ये संस्कृत की पहली ही कक्षा मानी जा सकती है, संस्कृत की पहली ही कक्षा है, इसलिए अभी आप इसे इसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं ये किस प्रकार से दो स्वरों से मिलकर ये अंतस्थ वर्ण बनते हैं। तो ई और आ मिलकर बन जाता है या। यथा, यहाँ पर कुछ संधि दिया गया है, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। इस प्रकार ई और आ जुड़कर यहाँ या हो गया है, जिस कारण से यद्यपि यहाँ पर यद्यपि हो गया है। री धन आ बराबर रा, री धन आ बराबर ला, उ धन आ बराबर वा। री धन आ बराबर रा, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। ली धन आ बराबर ला, उदाहरण दिया गया है, ली धन आकृति बराबर लाकृति। उ धन आ बराबर वा, सु धन आगतम बराबर स्वागतम। इस प्रकार से अंतस्थ वर्ण होते हैं जो दो ऐसे स्वर जैसे ई, री, री और उ, इनके बाद आ वर्ण आने पर ये या रा ला अथवा वाह बन जाते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन जो हैं ये स्वरों से भी बनते हैं और अपना स्वतंत्र व्यंजन भी होता है, इसलिए इसे व्यंजन भी कहते हैं और दो स्वरों के मेल से बनने वाला वर्ण भी कहते हैं। अब आप नीचे देख लीजिए थोड़ा, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या होता है? ऊष्म वर्ण क्या होते हैं अब आप देख लीजिए, सा, शा, सा और हा। इसका ऊष्म वर्ण नाम क्यों पड़ा है? ऊष्म वर्ण इसका नाम इसलिए पड़ा है कि ऊष्म का अर्थ ही होता है गर्मी। तो यहाँ पर अब ऊष्म वर्ण के लिए आपको परिभाषा भी दिया गया है, ऊष्माणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निस्सारित। यानी ऊष्म वर्णों का जब उच्चारण कर रहे होते हैं आप, तो उस मुख, जिस मुख से आप उच्चारण करते हैं, मुख से उष्ण यानी गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसका नाम उष्ण वर्ण है। अब देखते हैं अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण के लिए आपको दे दिया गया है अंग और आहा। अंग और आहा ये दो ही अयोगवाह वर्ण हैं जो व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आप हिंदी में अभी तक जो पहली अथवा दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे, इसे आप स्वरों में पढ़ा करते थे, पर ये है नहीं स्वर, क्योंकि वहाँ पहली और दूसरी कक्षा में जो आप पढ़ते थे वो मात्रा के आधार पर आपको पढ़ाया जाता था। यहाँ पर सच में तो यहाँ जो है तो ये वर्ण व्यंजन ही है। अब अयोगवाह की परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्णाः अस्ति, यानी ये अयोगवाह व्यंजन वर्ण का विशेष रूप है। अत्र उच्चारणार्थ स्वरस्य संयोजनं पूर्वं भवति न तु पश्चात्। अत्र उच्चारणार्थं स्वरस्य संयोजनं पूर्वं भवति न तु पश्चात्। अत्र द्वौ अयोगवाः स्तः, यानी इसका उच्चारण स्वर संयोजन में स्वर संयोजन के पूर्व होता है, यानी न कि बाद में। ये जो है तो ये अंग यानी आ और न पढ़ते हैं, इसलिए इसमें बता रहा है कि
आप बाद में व्यंजन का उपयोग करते हैं सबसे पहले स्वर का, और जहाँ बाद में स्वर का उपयोग होता है उसी को स्वर माना जाता है, न कि पहले। ये तो व्यंजन है। अंग और आहा, अंग को अनुस्वार भी कहा जाता है और आहा को विसर्ग भी कहा जाता है, जिस यहाँ पर आगे लिखा भी है आपके बुक में, आपकी पुस्तक में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप इन स्वरों को देख लीजिए। आ, ई, ऊ और ऊ। आ के लिए मात्रा नहीं होता है कि होता है? हाँ होता है, क्योंकि पहले व्यंजन में हलंत लगा रहता है, हलंत हट जाता है, इसका मतलब ये मात्रा होता है उसका। फिर उसके नीचे आप व्यंजन लिख सकते हैं। और ये है आ का मात्रा, ई का मात्रा, ई का मात्रा, ऊ का मात्रा और ऊ का मात्रा। ये आपको मात्रा हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि का, की, कु और कु इस प्रकार लिखा जाता है, इसीलिए इसे भी लिख दे सकते हैं खा, खा, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आप इसे कर लीजिएगा। वदाम लिखामः च। अब यहाँ पर री, 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 ए, ओ और औ ये स्वर दिए गए हैं। री, री, ए, ओ और औ। ये री लघु है और ये री दीर्घ है। अब इसका मात्रा भी अच्छे से आपको देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर देख के उसी प्रकार बना लीजिए। का फिर यहाँ पर आपको भरना है, ये आपको बोल रहा है वदामः लिखामः च, पढ़िए और लिखिए, बोलिए और लिखिए। तो यहाँ खा वाले लाइन का लिखना है ख्री, गा वाले लाइन का लिखना है ग्री। इस प्रकार आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम व्यस्त किए। यहाँ पर भी उसी प्रकार का है, फिर चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का और पा वर्ग का। इसे भर लीजिए आप लोग। यहाँ फिर से आ गया री वाला मात्रा, यहाँ पर टा वर्ग का, ता वर्ग का, पा वर्ग का, क्योंकि आप उस समय का वर्ग का और चा वर्ग का कर चुके थे। अब यहाँ आपको हम बता देते हैं या के लिए या, यी, यू। अब इसी प्रकार रा का, ला का, वा का, सा का, शा का, सा का, इस प्रकार आप भर लीजिए। और यहाँ अंग, ये मात्रा दिया गया है अनुस्वार और विसर्ग का, तो यहाँ अंग भी बनता है। वहाँ पर अंग और आहा बस पढ़ते थे, पर यहाँ पर दिया है अंग आहा, तो होता ही है आंग, इंग, ईंग, उंग, ऊंग, आह, आह, इह, ईह, उह और ऊह। जैसे यहाँ पर का में अनुस्वर लग जाता है तो कंग या कांग हो जाएगा, इसी प्रकार आगे लग सकता है। खा का खा या खा हो जाता है। यहाँ पर अब री का मात्रा या में लगा लीजिए, री का इस प्रकार लगता है, ये या यो यौ, इस प्रकार बना लीजिए। अब आगे चलते हैं। एकाधिक व्यंजन वर्णानां मेलन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति, यानी संयुक्त व्यंजन की बात करता है यहाँ पर। संयुक्त व्यंजन देखते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होता है।
एकाधिक व्यंजन वर्णानाम मेलनेन, यानी एक से अधिक व्यंजन, दो व्यंजनों का मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर क और श से मिलकर बना है छा। यहाँ पर अब उदाहरण देख लीजिए, क और स, क और स धन आ बराबर छा, यहाँ त धन रा धन आ बराबर त्रा। इसी प्रकार यहाँ कक्षा के लिए का धन आ धन का धन सा धन आ बराबर हो जाता है कक्षा। ये हलंत का में आ जुड़ जाता है तो पूरा का हो जाता है, हलंत का में सा जुड़ जाता है तो छा हो जाता है, इसमें बड़ा आ जुड़ जाता है तो बड़ा छा हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पत्रम में दिया गया है, प धन आ धन त धन रा धन आ धन मा बन गया पत्रम। जा और इया से मिलकर बना है ज्ञा, इसमें आ जुड़ जाता है पूरा ज्ञा हो जाता है। द धन या से बना है द्या, इसका उदाहरण विद्या है। एवमेव सर्वेषां व्यंजनां सर्वैः व्यंजनाः सह मेलनम संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। ये कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन होता है व्यंजनों के सहमेलन से, तो आप इसे मिलाइए। ये बोल रहा है कि जैसा है वैसा जिस संयुक्त व्यंजन का जिस शब्द में प्रयोग किया गया है उसको मिलाइए। तो यहाँ पर तो स्वयं मिला दिया है, तो यहाँ अब आगे देखिए, वर्ण वियोग। अब आपको यहाँ एक और चीज़ सीखने को मिल जाता है कि वर्ण वियोग क्या है। वर्ण वियोग ये है किसी शब्द का एक एक वर्णों का तोड़ मोड़ कर डालना, यही है वर्ण वियोग, अलग अलग कर डालना। तो यहाँ है आ धन जा धन आ धन विसर्ग बराबर क्या हो जाता है अजह। इसी प्रकार मातृणम में दिया है, क्लृतम में दिया है, इसलिए यहाँ हरि का एक बार देख लीजिए, हा धन आ धन रा धन ई धन विसर्ग। इसी प्रकार आप सभी को बना डालिए। हमें थोड़ा सा समझाने का काम था, हम समझा दिए हैं, आप बना लीजिए। वाक्यम का भी उसी प्रकार है, यहाँ पर पूरे जितने बस दिए हैं वो सब इसी प्रकार हैं। अब आपको समझा देते हैं वर्ण संयोग क्या है। तो वर्ण संयोग सभी मतलब कई वर्णों को जोड़कर कोई शब्द बनाना जिसका सात्विक अर्थ निकले, जिसका कोई सही अर्थ निकले, वो है वर्ण संयोग। ये नहीं कि वर्णों को जोड़ तो दिए पर उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो काहे का वर्ण है आपका। तो यहाँ पर दशरथी का दिया है, मतलब वर्णों को जोड़कर दिया है दशरथी। तो आप यहाँ और सबको जोड़कर बना दीजिए। तो एक को मैं समझा दे रहा हूँ, है धन ई बराबर ही हो गया, तो यहाँ पर लिख दोगे ही। म धन आ बराबर म हो गया, बड़ा आ है तो बड़ा म हो जाएगा माँ। ल धन आ है तो ला, या धन आ है तो या बन गया हिमालय। अब विसर्ग है तो विसर्ग लग जाता। तो इस प्रकार बना लीजिए। और अब आपको चलते हैं, शब्दार्थ देख लीजिए। पित्राग्जा, यानी यहाँ पर जो आपको कुछ शब्द मिले हैं उसका शब्दार्थ यहाँ पर दे रहा है। पितुः आदेशः, जिसका मतलब पित्राग्जा, पित्राग्जा का हिंदी अर्थ क्या होता है। पितुः
आदेशः, जिसका हिंदी हो जाता है पिता का आदेश। मातृभाषा में अनुवाद, मातृभाषा में भी वही अनुवाद हो जाएगा पिता का आदेश, क्योंकि हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है। यहाँ पर दिया है इंग्लिश में फादर्स इंस्ट्रक्शन, पर आपको इंग्लिश में तो ध्यान देना नहीं है, क्योंकि वो इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं। तो अब सीधे चलते हैं अभ्यासम कुर्मः, यानी अभ्यास प्रश्न में। तो यहाँ ये कह रहा है जो प्रश्न है, कस्य चित्रम वदन्तु लिखन्तु च, यानी जैसा चित्र है वैसा बोलो और लिखो। तो यहाँ गणेश भगवान का चित्र था ना, तो लिख दिया है गणेशः। इसी प्रकार यहाँ पर कौवे का चित्र है, कौवे का तत्सम रूप क्या होता है, काक। तो यहाँ पर लिखेंगे आप काक। काक लिखने के बाद ये कोई रूप नहीं है संस्कृत का, इसमें क्या करेंगे, 2 बिंदी कर देंगे, 2 बिंदी। तो ये हो जाएगा काका, ये हो गया काका है। इसी प्रकार यहाँ सभी में भर लीजिए उसी प्रकार। अब चलते हैं आगे। चित्रम पश्यन्तु पट्टिकातः समुचितान् वर्ण समूहान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरन्तु, यानी कह रहा है कि पट्टी के में रिक्त स्थानों को भरिए, ऐसा कि चित्र को देखकर जो नाम है वो नाम ही लिखाए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कमल का फूल था, तो यहाँ पर लिख दिया है पंकजम, यानी पंकज कमल का तत्सम रूप होता है पंकज, तो ये लिख दिया है पंकजम। और इसी प्रकार वृक्ष है तो इसका मतलब पेड़ है तो पेड़ का तत्सम रूप वृक्ष, इसका तो यहाँ पर लिख लीजिए वृक्ष, और फिर लगा दीजिए वृक्षम, हो जाएगा वृक्षम। इसी प्रकार भर लीजिए। प्रथम, अब ये कह रहा है प्रथम वर्णेन पदम वदन्तु लिखन्तु च, यानी प्रथम वर्ण के हिसाब से आप शब्द बनाइए और लिखिए। तो आ से बना दिया है अग्नि, अस्त्रम, तो का से हो जाएगा कमलम। इसी प्रकार बना लीजिए। अब ये चौथा प्रश्न है आपका, स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्णनामानि लिखन्तु, यानी आपके परिवार में जो जो भी हैं उनका पूरा नाम लिखिए। तो आपका प्रथम नाम, जैसे किसी का नाम है किसी का नाम है अशोक, तो यहाँ लिखेगा अशोकः, अशोकः। और इसी प्रकार मध्य नाम में लिखेगा कुमार, अंत नाम या कुल नाम में लिखेगा सिंहः। इसी प्रकार पिता के नाम में, भगिनी के नाम में, भ्राता के नाम में, सबके में इसी प्रकार लिख लीजिए। भगिनी का हिंदी अर्थ होता है बहन और भ्राता का भैया या भाई। पितामही यानी दादी, पितामह यानी दादाजी, और मातामही यानी नानी जी, और मातामह यानी नाना जी। इनका नाम लिखने के लिए आपको बोल रहा है। ऐसे भर डालिए आप पूरे किताब को, पर किताब में मत भरिएगा, इसके लिए नोट्स बना लीजिए। और यहाँ पर अब आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं।
कक्षायाः शिक्षकाणां च पूर्ण नामानि लिखन्तु, यानी कक्षा के शिक्षकों का पूरा नाम लिखिए। अब इसे भी भरते जाइए। मित्राणाम पूर्ण नामानि लिखन्तु, मित्रों का नाम लिख लीजिए। यहाँ अब आपको जो मेन बात छूट गया था वो अभी आपको समझाने वाली बात है, क्योंकि पहले जो आप वो का खा और ये सब पढ़ रहे थे कि ये उसका व्यंजन का प्रकार, तो वो मैं बोल रहा था कि इसे उच्चारण के आधार पर बांटा गया है, वो अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले देख लेते हैं जो उच्चारण स्थान है वो निकलते कहाँ कहाँ से हैं। तो ये एक चित्र आपके लिए दिया है, यहाँ पर बोल रहा है कि ये जिह्वा है, जिह्वा माने जीभ, जीभ, ये यहाँ पर जीभ बोल रहा कि है, और इसी के ठीक सामने ओष्ठा है, यानी इसे बोल रहा है कि ओंठ है, और ओंठ के थोड़ा सा अंदर यहाँ बोल रहा है कि दांत है, दंता है। अब ओंठ से थोड़ा सा ऊपर ये बोल रहा है कि नासिका है, यानी नाक है। अब बोल रहा है कि मूर्धा, मूर्धा क्या है, तो ये जीभ से थोड़ा ऊपर मूर्धा है। ये मूर्धा अर्थात यहाँ जीभ की शुरुआती जगह जहाँ से होता है, यानी जीभ का जन्म जहाँ से हुआ है, जहाँ से जीभ निकला है वही मूर्धा है। और तालु, तालु यानी जहाँ से ताल जैसे आवाज़ आता है वहाँ तालु, इससे मूर्धा से थोड़ा अंदर ये है तालु, ये तालु। और कंठ, कंठ यानी गला, गला के पास ये बोल रहा है कंठ है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि कहाँ कौन सा उच्चारण स्थान है। अब ये जो अब देख लीजिए कवर्ग, जो मैं बोल रहा था कवर्ग, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसीलिए इसे कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसीलिए उसे मैं बोल रहा था कि वर्ग्याः वर्ण व्यंजन, और उसे कंठ व्यंजन भी बोल सकते हैं, स्पर्श व्यंजन, क्योंकि ये छू कर किसी कहीं से छू कर, यानी किन्हीं उच्चारण स्थान से छू करके और ये उच्चारित होते हैं, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। आ और आ को भी कंठ वर्ण कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि गला से ही ये व्यंजन निकलते हैं। हा और आह, इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है। और अब तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ण चवर्ग के सभी वर्ण चा, छ, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया, या और सा, ई और ई, ये क्या है तालु, तालु से ये निकलता है ये व्यंजन। अब देख लेते हैं मूर्धन्याः वर्णाः, मूर्धन्य वर्ण टा वर्ग के सभी वर्ण, और रा और ये श जो है, और री ये मूर्धन से निकलता है ये व्यंजन, जीभ से थोड़ा ऊपर वाले स्थान से निकलता है। अब ये जो है तो दंत्याः, दंत्याः यानी तवर्ग, तवर्ग से तवर्ग का वर्ण ला वर्ण, सा वर्ण और री वर्ण, ये जो है दंत से निकलता है, ये व्यंजन दंत से होते हुए निकलते हैं। अब ओष्ठ्याः वर्णाः, प वर्ग के सभी वर्ण उ और ऊ वर्ण, ये जो है ओष्ठ से यानी ओंठ से
होते हुए निकलते हैं। नासिका, नासिक्य वर्ण है, यानी नासिका नाक से निकलने वाला वर्ण। अंग, अंग जो है यही केवल और केवल नासिका से यानी नाक से निकलता है ये वर्ण, बाकी सब अलग अलग स्थान से। अब ये बोल रहा है द्विस्थानी वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, यानी जो वर्ण दो स्थानों से निकलते हैं उनकी बात कर रहा है। कंठ तालव्य वर्ण, जैसे ए हो गया, आ और ई, आ से कंठ और ई से तालव्य, आ और ई से मिलकर बना है ए, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालव्य वर्ण, क्योंकि कंठ और तालु से ये निकलता है। ए और ए, क्योंकि आ और ए से जुड़कर बनता है, यहाँ दो बार कंठ से निकलेगा और क्या, पर निकलेगा तो कंठ और तालु से, और कहीं से नहीं निकलेगा यहाँ पर। और जो ओ और औ है ये कंठ और ओष्ठ से निकलता है। और ये स्वस्थानेन सह नासिक्या वर्ण है, ये अब कह रहा है कि तालु और नासिका से इया निकलता है, इसीलिए तो ये तालु वाले वर्ण में पांचवें वर्ण में आता है। पांचवें वर्ण जो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के सभी पांचवें वर्ण में नासिका का प्रयोग होता है। नासिका से भी नासिका से वो वर्ण निकलता है, पर उसमें उस वर्ग का भी सहयोग होता है। जैसे कवर्ग के लिए मतलब अंगा के लिए कंठ और नासिका का प्रयोग होता है, यहाँ कंठ और नासिका का प्रयोग होता है। यहाँ के लिए तालु और नासिका का, अड़ा के लिए मूर्धा और नासिका का, ना के लिए दंत और नासिका का, मा के लिए ओष्ठ और नासिका का प्रयोग होता है। यहाँ से मतलब ये व्यंजन निकलते हैं। अब दंतोष्ठ वर्ण, ये वह वर्ण जो है ये दांत और ओष्ठ से निकलता है। और ये अब बोल रहा है सर्वेषाम एकास्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, यानी सभी व्यंजन वर्णों की बात कर रहा है कि जो जिनका उच्चारण स्थान है उसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। ये आप पढ़ लीजिएगा इसे एक बार और। वैसे तो इसे आप पढ़ ही चुके हैं, पर यहाँ चिन्ह मार के दिया है कि यहाँ नासिका है, यहाँ मूर्धन्य है। अब आप आगे देखिए, सर्वेषाम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, यानी सभी वर्णों का उच्चारण स्थान। ये वही चीज़ फिर से रिपीट कर दिया है, फिर से दोहरा दिया है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं वही चीज़ फिर से दोहरा दिया है। अब इति पाठा समाप्तः, इस तरह आपका पाठ समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शेष अभी के लिए जय हिंद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।